Hello everyone. So today we are going to discuss about global marketing communication and ethical issue in marketing. So सबसे पहले ग्लोबल मार्केटिंग कम्युनिकेशन है क्या? आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या होता है. जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है उतना उसके लिए इनफ नहीं होता. आपने जो गुड्स एंड सर्विसेज बना लिए उसके साथ साथ पब्लिक को ये अवेयर करना कि आप मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, अपने गुड्स एंड सर्विसेज के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. और उसके लिए आप क्या करते हो? मार्केटिंग करते हो. और जब ये मार्केटिंग आप ग्लोबल लेवल पे करते हो दैट इज़ ग्लोबल मार्केटिंग कम्युनिकेशन. क्योंकि ऐसी बहुत सी फर्म्स हैं, ऐसे बहुत से बिजनेस हैं जो सिर्फ एक नेशन में सर्व ना करने की बजाय नंबर ऑफ नेशन में सर्व कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल हम कोका कोला को लेके चलें तो वो इंडिया में भी है, यूएस में भी है, चाइना में भी है, जापान में भी है. तो इसका मतलब क्या है? वो नंबर ऑफ नेशन में सर्व कर रहा है, मल्टीपल नेशंस में सर्व कर रहा है. तो जो मल्टी नेशनल कंपनी होती हैं जो एक से ज़्यादा नेशन में सर्व करती हैं उनको मार्केटिंग भी कहाँ करनी पड़ती है? नंबर ऑफ नेशंस में करनी पड़ती है. क्योंकि हर जगह के लोगों को आपको अवेयर करना पड़ेगा. और वो जिस टेक्निक को यूज़ करते हैं दैट इज़ ग्लोबल मार्केटिंग कम्युनिकेशन. जब आप नेशनल लेवल पे करते हो वहाँ जो एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करते हो, फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट है, पब्लिसिटी है, पब्लिक रिलेशन, सेम एक्टिविटी आप क्या करते हो? ग्लोबल मार्केटिंग कम्युनिकेशन में भी परफॉर्म करते हो. बस डिफरेंस क्या होता है कि ग्लोबल मार्केटिंग में वाइडर अप्रोच होता है क्योंकि आप नंबर ऑफ नेशंस के अंदर डील कर रहे हो. ग्लोबल मार्केटिंग कम्युनिकेशन को ग्लोबल प्रमोशन भी बोला जाता है. नाउ व्हाट आर द ग्लोबल मार्केटिंग कम्युनिकेशन डिसीजन, कि जब आप ग्लोबल मार्केटिंग कम्युनिकेशन करने वाले हो तो उस टाइम आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं या क्या मेजर डिसीजन लेने होते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल हम एक फर्म का एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि मान लो कोका कोला है, वो नंबर ऑफ नेशन में डील कर रही है. तो उसे क्या करने हैं, क्या क्या फर्दर एग्जाम्पल्स या क्या क्या डिसीजंस लेने हैं, क्या स्टेप्स होंगे? सबसे पहले आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस. आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल ये इंडिया में डील कर रहे हैं, यूएस में कर रहे हैं और चाइना, हम 3 कंट्री लेके चलते हैं. तो तीनों के अंदर अलग अलग ऑडियंस है, सबके टेस्ट अलग हैं, प्रेफरेंसेस अलग हैं. तो ये क्या कर सकते हैं? कोका कोला सेम प्रोडक्ट के साथ भी तीनों कंट्रीज़ में जा सकती है और डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट के साथ भी जा सकती है कि इंडिया के लोगों को जो फ्लेवर पसंद है वो वाला फ्लेवर ऐड किया जाए, यूएस में उनके अकॉर्डिंग और चाइना में उनके अकॉर्डिंग. तो कोई भी अप्रोच कोका कोला यूज़ कर सकती है कि वो सिमिलर प्रोडक्ट को लेके जाए या डिफ्रेंशिएटेड को लेके जाए. बट मेन चीज़ जो सेम रहेगी वो क्या है? टारगेट ऑडियंस. कि आपको देखना पड़ेगा कि आप हर नेशन में किस ऑडियंस को सर्व कर रहे हो. क्योंकि ऐसा हो सकता है सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग नेशन में डिफरेंट ऑडियंस है. फॉर एग्जाम्पल यूएस के अंदर लोगों की इनकम, क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्री है तो वो ज़्यादा होती है. तो अगर उनकी इनकम थोड़ी ज़्यादा है तो वो क्या कर सकते हैं? ईजिली चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं. तो उनके जो लोअर इनकम सेक्शन के जो ग्रुप का होगा ना पर्सन, वो जिन चीज़ों को अफोर्ड कर रहा होगा, हो सकता है चाइना और इंडिया में वो मीडियम लेवल या फिर हायर लेवल वाले लोग अडॉप्ट कर रहे हों. तो यूएस के लोअर लेवल और इंडिया के जो मिडिल लेवल पे हैं वो सेम हो सकते हैं. तो इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा प्रोडक्ट हर नेशन के हाई इनकम लेवल के लिए है या लो इनकम लेवल के लिए. क्योंकि हर नेशन में इनकम डिफरेंशिएट करती है, स्टेटस डिफरेंशिएट करता है, कल्चर डिफरेंशिएट करता है. सो सबसे पहले उन्हें क्या करना है? अपनी टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना है कि हर नेशन में आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है जिसे आप सर्व करना चाहते हो सकता है यूएस के अंदर आप यंग पीपल को सर्व करना चाहते हो और वही प्रोडक्ट इंडिया के अंदर मिडिल एज के पीपल यूज़ करते हो. तो सबसे पहले हर नेशन में अपनी टारगेट ऑडियंस को ढूंढना, उसके बाद डिटरमाइनिंग कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव, और फिर अपने कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव को बताना कि आप अगर कम्युनिकेशन कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, तो उसके पीछे आपका क्या पर्पज़ है. आपका पर्पज़ हो सकता है कि आप लोगों को अवेयर करना चाहते हो, आपका पर्पज़ हो सकता है कि आप उन्हें इन्फॉर्म करना चाहते हो, आप उन्हें परसुएड करना चाहते हो ताकि वो आपके प्रोडक्ट को खरीदें. तो आपका कोई भी पर्पज़ हो सकता है. अपने उस कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना इज नेक्स्ट स्टेप. देन डिटरमाइनिंग द मैसेज. अब क्या करो? अपने मैसेज को डिज़ाइन करो. मैसेज क्या है कि आप कम्युनिकेशन के टाइम किन वर्ड्स का, किन वर्बल मैसेजेस का यूज़ करोगे. इंडिया के अंदर आप क्या मैसेज डिलीवर करोगे? जैसे इंडिया, यूएस और चाइना हमने एग्जांपल लिया था, तो इंडिया के अंदर इमोशनल एड्स को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है. तो आप कैसा इमोशनल मैसेज प्रिपेयर करोगे? अगर यूएस के अंदर रेशनैलिटी को ज़्यादा देखा जाता है तो कैसे आप रेशनल मैसेज कन्वे करोगे? तो इस तरीके से अपने मैसेज को डिज़ाइन करना जो आप अपनी मार्केटिंग में दिखाओगे. जैसे आप किसी ऐड को देखते हो तो वो ऐड कोई ना कोई मैसेज दे के जाती है ना कि मीन्स हमें इसे परचेज़ करना है, ये बहुत हेल्पफुल प्रोडक्ट है या फिर ये इस चीज़ में हेल्प करता है. तो इसकी कोई ना कोई क्वालिटी वो बताते हैं.
उसी तरीके से जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कम्युनिकेशन करोगे तो आपको मैसेज प्रिपेयर करना पड़ेगा कि उस मार्केटिंग के अंदर हम किस मैसेज को कन्वे करना चाहते हैं। देन अपना बजट डिसीजन लेना कि कितना बजट आपके पास है, उसी अकॉर्डिंग आप एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन करोगे इन नंबर ऑफ नेशन। और फाइनली कम्युनिकेशन टूल को डिसाइड करना, अगर आपके पास बजट ज़्यादा होगा तो आप एडवर्टाइजमेंट का भी यूज़ करोगे, सेल्स प्रमोशन का भी यूज़ करोगे, पब्लिक रिलेशन का भी यूज़ करोगे। बट अगर आपके पास बजट कम है तो हो सकता है कि आप सिर्फ एडवर्टाइजमेंट का यूज़ करो। तो इसका मतलब क्या है, लास्ट में आप टूल को डिटरमाइन करते हो कि कौन से टूल को यूज़ करके आप ग्लोबल लेवल पे मार्केटिंग कम्युनिकेशन करोगे। सो अभी तक हमने क्या देखा कि ग्लोबल मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या होता है। जब भी एक कंपनी जो नंबर ऑफ नेशन में, मल्टीपल नेशन में डील कर रही है, वहाँ के लोगों को अपने बारे में इन्फॉर्म करती है, परसुएड करती है, दैट इज़ ग्लोबल मार्केटिंग कम्युनिकेशन। और इसके स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना, फिर कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव को, अपने मैसेज को डिसाइड करना, बजट को डिटरमाइन करना, और फिर फाइनली डिसाइड करना कि कौन कौन से टूल आप यूज़ करने वाले हो। अब कौन कौन सी स्ट्रैटेजी आप ग्लोबल मार्केटिंग में यूज़ कर सकते हो, तो बेसिकली 4 मेजर स्ट्रैटेजीज़ हैं, पुश स्ट्रैटेजी एंड पुल स्ट्रैटेजी। देखो दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है। पुश स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, पुश का मतलब क्या होता है, हम किसी को धक्का मार रहे हैं, ये सब धकेल रहे हैं, तो वो पुश करना होता है ना। तो इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, पहले अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर कर लेती है और फिर पुश करती है उसे, ताकि जितने भी नंबर ऑफ नेशंस में कस्टमर हैं वो उन्हें परचेज कर लें। और ये पुशिंग किसके थ्रू होती है, हो सकता है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वो पुश कर रही हूँ कि ऐसी एडवर्टाइजमेंट बना दें कि वो कन्विंस कर लें लोगों को उनके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, या अपनी सेल्स फोर्स के अंदर जो सेल्स फोर्स होती है वो इतनी ज़्यादा कंपीटिंग हो कि वो जिसको भी डील करे उनको फाइनली इसी के साथ ख़त्म करे कि हाँ वो प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। तो पुश स्ट्रेटजी का मतलब क्या है, पहले ऑर्गेनाइजेशन गुड्स को बनाएगी और उसके बाद उन्हें कस्टमर तक पुश करेगी कि कस्टमर उन्हें खरीदे। पुल स्ट्रैटेजी है वो उसका बिल्कुल ऑपोजिट है कि प्रोडक्ट बनाने से पहले हमें कस्टमर को अप्रोच करना चाहिए और ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कस्टमर की एक्चुअल में नीड क्या है, कस्टमर को क्या चाहिए, उसकी क्या नीड है, क्या वांट है, उसके अकॉर्डिंग वो गुड्स को बनाएगी। तो ऑटोमेटिकली कस्टमर उसे अपने आप से खरीदेंगे, क्योंकि उनकी एक अनफुलफिल्ड नीड को हम क्या करने जा रहे हैं, फुलफिल करने जा रहे हैं। सो ये थी पुश स्ट्रैटेजी और पुल स्ट्रैटेजी। एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑप्शन है कि वो कौन सी यूज़ करना चाहती है। थर्ड स्ट्रैटेजी क्या होती है, स्टैंडर्ड प्रमोशन स्ट्रैटेजी। स्टैंडर्ड प्रमोशन स्ट्रैटेजी को ही आप क्या बोल सकते हो, सेंट्रलाइज डिसीजन। इसका मतलब क्या है कि आप सेम तरीके का प्रमोशन करोगे, उसमें कोई चेंज नहीं करोगे। कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एडवर्टाइजमेंट बना दी, इंडिया के अंदर भी वही चलेगी, जापान के अंदर भी वही चलेगी, चाइना के अंदर भी वही, यूएस के अंदर भी वही कलर होगा, वही थीम होगी, सब कुछ सेम, बस बिकॉज ऑफ डिफरेंट नेशन लैंग्वेज चेंज होगी, बाकी सारा कलर थीम सब कुछ एडवर्टाइजमेंट का सेम रहेगा। तो वो हमारी क्या होती है, स्टैंडर्ड प्रमोशन स्ट्रैटेजी, यानी कि सेम तरीके का प्रमोशन हम हर जगह कर रहे हैं। और इसी को हम बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड डिसीजन। कि ऑर्गेनाइजेशन ने क्या लिया है, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन लिया है कि सेम तरीके का काम हर जगह होगा। अलग क्या होता है, डिफरेंशियल प्रमोशन स्ट्रैटेजी। क्योंकि हमें पता है इंडिया के लोगों का परसेप्शन ओपिनियन डिफरेंट है, चाइना के लोगों का अलग है, जापान के लोगों का अलग है और यूएस के लोगों का अलग है। तो सबका ओपिनियन अलग है, परसेप्शन अलग है, टेस्ट अलग है। तो इसका मतलब हमें प्रमोशन भी अलग करना चाहिए। जो जिस चीज़ से ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, जो जिस चीज़ से ज़्यादा एफिलिएटेड है उस नेशन में, हमें उसी चीज़ को यूज़ करना चाहिए। तो वो स्ट्रैटेजी कौन सी होती है, डिफरेंशियल प्रमोशन स्ट्रैटेजी। कि हर नेशन के लिए आप क्या करोगे, अलग प्रमोशन स्ट्रैटेजी बनाओगे। इंडिया की एड अलग बनेगी, जापान के लिए अलग बनेगी, चाइना के लिए अलग, यूएस के लिए अलग, एज पर द कस्टमाइजेशन ऑफ द पब्लिक, कि उनका क्या व्यू है, क्या ओपिनियन है, उसके बेस पे। उसी को हम क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन। कि आपने क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है, डेलीगेट कर दिया है कि हर नेशन के अकॉर्डिंग कस्टमाइज प्रमोशन होगा। तो हमारी 4 बेसिक स्ट्रेटजी कौन सी हुई, पुश, पुल, स्टैंडर्ड एंड डिफरेंशियल प्रमोशन। डिसीजन क्या क्या लेने होते हैं हमें मार्केटिंग कम्युनिकेशन में, सेंट्रलाइज यानी कि हम एक ही स्टैंडर्ड जो ऐड होगी उसी को हर जगह करेंगे, डिसेंट्रलाइज यानी कि हम कस्टमाइजेशन, डिफरेंशियल प्रमोशन का यूज़ कर रहे हैं, कंबाइन कि ऐसा हो सकता है कि आप दोनों को, कि कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड रहेंगी, जैसे हो सकता है कि लोगो आपका डिट्टो वैसा का वैसा हर नेशन में रहेगा, बट थीम आप थोड़ी चेंज कर सकते हो। और एक और डिसीजन जो इन्हें लेना होता है वो होता है एजेंसी का
डिसीजन, एजेंसी का डिसीजन मतलब क्या है, अब मान लो कोका कोला की ऑर्गेनाइजेशन है, इसको अपनी ऐड देनी है इंडिया के अंदर, चाइना के अंदर एंड यूएसए के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, ऐसा भी उनके पास ऑप्शन है कि वो अपनी खुद की एजेंसी ओपन कर लें, कि इनकी खुद की एक एड एजेंसी हो और वो अलग अलग जगह पे क्या कर रही है, एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर कर रही है, इंडिया के लिए, चाइना के लिए और यूएसए के लिए। अब हर एक नेशन के अंदर नंबर ऑफ एजेंसीज होती हैं जो वर्क करती हैं किस चीज़ के लिए, ऐड बनाने के लिए। तो पहला ऑप्शन तो हमने क्या किया कि फर्स्ट ऑप्शन है कोका कोला के पास कि वो खुद की एजेंसी से ही क्या करे, जो उसकी खुद की एजेंसी है वही क्या करेगी, तीनों नेशंस के लिए ऐड बनाएगी। सेकंड ऑप्शन क्या है कि कोका कोला क्या कर सकता है, अपनी एजेंसी का यूज़ ना करके हर एक नेशन की एजेंसी को अपॉइंट कर ले और वो क्या करे, उनके लिए ऐड बनाए, कि इंडिया की एजेंसी बना रही है, चाइना की और यूएसए की, ये उनको पैसे दे देंगे, कमीशन दे देंगे। तो इस तरीके से कर सकते हैं। और एक ऑप्शन क्या होता है कि कोका कोला डायरेक्टली वो ना करके क्या करे, कोका कोला की जो एजेंसी है वो इनके साथ जॉइंट वेंचर में आ जाए, पार्टनरशिप में आ जाए या डीलिंग में आ जाए, और एजेंसी इनके साथ डील करे कि आप उनके बिहाफ पे एडवर्टाइजमेंट करोगे, मिलके एडवर्टाइजमेंट करोगे। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी एजेंसी का भी डिसीजन लेना होता है। एजेंसी क्या होती है, एड एजेंसी क्या होती है, जो एड को बनाती हैं, उनका काम ही होता है एडवर्टाइजमेंट बनाना। तो एड एजेंसी डिसीजन भी हमें लेना होता है कि हम खुद की एजेंसी खोलेंगे, किसी और नेशन की एजेंसी को यूज़ करेंगे, या हमारी एजेंसी के थ्रू दूसरी एजेंसी कनेक्टेड होंगी, किस तरीके से हमें आगे वर्क करना है। अब हम कौन कौन से प्रमोशन टूल यूज़ कर सकते हैं, तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किए हैं। वही हम नेशनल लेवल पे यूज़ करते हैं, वही इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ करते हैं, बट क्या होता है उसका स्कोप इंप्रूव हो जाता है। हम क्या कर सकते हैं, जो ग्लोबल लेवल पे मार्केटिंग करनी है उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, पर्सनल सेलिंग कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट यानी कि आप टीवी में, रेडियो में, प्रिंट मीडिया में यानी कि न्यूज़पेपर वगैरह में, मैगजीन्स में क्या कर सकते हो, अपनी ऐड दे सकते हो। पर्सनल सेलिंग यानी कि आपकी खुद की सेल्स फोर्स पर्सनली जाके क्या करे, सामान को बेचे, इसका यूज़ कर सकते हो। पब्लिक रिलेशन का यूज़ कर सकते हो। पब्लिक रिलेशन में आप ऐसे स्पीचेस, ऐसे इवेंट करते हो जिसके थ्रू आप अपनी गुडविल क्रिएट कर सको, एक रिस्पेक्ट, एक वैल्यू क्रिएट कर सको मार्केट के अंदर, ताकि लोगों के माइंड में पॉजिटिव इमेज बन जाए और आपका गुड्स और आपके गुड्स की डिमांड हो। तो पब्लिक रिलेशन का आप यूज़ कर सकते हो। सेल्स प्रमोशन का यूज़ कर सकते हो, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए डिस्काउंट प्रोवाइड करना, रिबेट देना, रिफंड करना, गिफ्ट प्रोवाइड करना, कूपन, ये सब सेल्स प्रमोशन में आते हैं। पब्लिसिटी क्या होती है, जो बिल्कुल नॉन पेड फॉर्म होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि आप कुछ ऐसा करो कि अपने आप न्यूज़पेपर में, मीडिया में आपकी खबरें छपने लग जाएं, तो ऑब्वियसली आपकी मार्केटिंग होगी। तो पब्लिसिटी का आप यूज़ कर सकते हो। डायरेक्ट मार्केटिंग का आप यूज़ कर सकते हो। डायरेक्ट मार्केटिंग जैसे कि ऑनलाइन मार्केटिंग डील करना, कैटालॉग मार्केटिंग, जो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि डायरेक्ट मार्केटिंग क्या क्या होती है, तो आपको वीडियोज़ मिल जाएगी। अगर आपको डिटेल में इन्हें देखना है तो इन सब पॉइंट्स के ऊपर वीडियो बनी हुई है। सो आप डायरेक्ट मार्केटिंग का यूज़ कर सकते हो। एग्जीबिशन एंड ट्रेड शो का यूज़ कर सकते हो ग्लोबल लेवल पे मार्केटिंग करने के लिए। एंड स्पॉन्सरशिप प्रमोशन का, कि स्पॉन्सरशिप प्रमोशन का मतलब क्या है, जैसे वर्ल्ड कप होता है तो वो क्या है, ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, तो आप उसकी स्पॉन्सरशिप में आ जाओ, तो जितने भी लोग उसे देखेंगे आपकी मार्केटिंग उन सबके सामने होगी। तो इसका मतलब क्या है, इन सारी चीज़ों को यूज़ करके आप इंटरनेशनल प्रमोशन कर सकते हो। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबल मार्केटिंग, कि हम सिर्फ एक लेवल पे मार्केटिंग करें, एक नेशन में मार्केटिंग करें और नंबर ऑफ नेशन में मार्केटिंग करें, उसकी क्या एडवांटेजेस होंगी। फर्स्ट, कॉस्ट एफिशिएंसी। कॉस्ट एफिशिएंसी कैसे, कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल जाती है, क्योंकि अब आपको एक नेशन की जगह ऐड बनाने की बजाय आपको नंबर ऑफ नेशन के लिए बनानी है, तो आपके कुछ काम क्या हो जाएंगे, जो सेम होंगे, आपको बार बार डिज़ाइन नहीं करने पड़ेंगे, बट वो क्या होंगे, यूजफुल रहेंगे आपको, कि आपको इंडिया की ऐड, यूएसए की ऐड और चाइना की ऐड, तीनों में कुछ सेम कंपोनेंट है, तो वो आपको दोबारा डिज़ाइन नहीं करना पड़ेगा। जब आपने इंडिया की का बनाया वही आप यूएसए में भी यूज़ कर सकते हो और वही आप चाइना में भी, क्योंकि वो क्या है, सेम है, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट कम आएगी और कॉस्ट एफिशिएंसी आपको मिलेगी। मार्केट रीच, ऑब्वियसली सिर्फ एक नेशन में के मार्केट को सर्व करना और नंबर ऑफ नेशंस के मार्केट को सर्व करना, तो आपका रीच बढ़ेगा, ब्रांड की रिकॉग्निशन बढ़ेगी, नंबर ऑफ नेशंस के लोग आपके ब्रांड को रिकॉग्नाइज करेंगे, उसके रिगार्डिंग अवेयर होंगे, आपको कंपिटिटिव एडवांटेज मिल सकती है। कंपिटिटिव एज कैसे, कि एक जो आपका कंपिटिटर है वो सिर्फ नेशनल लेवल पे डील कर रहा है और आप नंबर ऑफ नेशन में डील करते हो, तो ऑब्वियसली आपका एक स्टेटस थोड़ा ऊपर बढ़ जाता है अपने कंपटीटर से।
ग्लोबल लेवल पे आपको फीडबैक मिलेगा कि आपकी एडवर्टाइजमेंट कैसी है, आपकी मार्केटिंग कैसी है, और आप अपने रिसोर्सेज का और अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो, यूटिलाइजेशन कर सकते हो। नाउ व्हाट आर द वेरियस इश्यूज इन ग्लोबल मार्केटिंग। सो क्या क्या इश्यूज होते हैं। पहला, लैंग्वेज फैक्टर, कि हर एक नेशन की लैंग्वेज अलग होती है। यूएसए में अलग है, चाइना में अलग है, जापान में अलग है, इंडिया में अलग है। तो इसका मतलब क्या है, आपको हर एक नेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, डिफरेंट ऐड को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है कि कहीं आप ऐसी, अब आप इंडिया से हो और आपको चाइना के लिए, जापान के लिए ऐड को परफॉर्म करना है, तो एक तो आपको लैंग्वेज नहीं आती वो, तो उसको बनाने में आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, तो ये एक इशू होता है। देन डिफरेंस इन गवर्नमेंट रेगुलेशंस, हमारे नेशन में जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो अलग हैं, दूसरे नेशन में अलग हैं, साउथ कोरिया में अलग हैं, नॉर्थ कोरिया में अलग हैं। तो जब हम दूसरे नेशन में ऐड बनाते हैं तो हमेशा चांसेस रहते हैं कि कहीं हम किसी रूल को एक्सप्लॉइट ना कर दें, वॉयलेट ना कर दें, तो वो भी एक प्रॉब्लम रहती है। कल्चरल डिफरेंसेस, हमारे कल्चर में जो चीज़ सही मानी जाती है, हो सकता है किसी और कल्चर में वो चीज़ सही ना मानी जाती हो। जैसे थम्स अप का साइन है वो यूएसए में नेगेटिव माना जाता है, तो इसका मतलब क्या है, कल्चर डिफरेंस भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। देन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, वो भी क्या करता है, इशू क्रिएट करता है। अगर हमारा बहुत ज़्यादा रिजिड स्ट्रक्चर है तो ग्लोबल लेवल पे मार्केटिंग करने में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। हम कितनी कॉस्ट, हमारा बजट कितना है, कितनी कॉस्ट हम अफोर्ड कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम ग्लोबल मार्केटिंग कर सकते हैं। एंड होम कंट्री रेगुलेशन, कि क्या हमारी कंट्री हमें अलाउ करती है कि हम बाहर के देशों में मार्केटिंग कर सके, ना कर सके, कितना स्पेंड कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें क्या करती है, अ काइंड ऑफ बैरियर क्रिएट करती हैं, जिनको कंसीडर करके ही हमें क्या करनी चाहिए, अपनी मार्केटिंग कम्युनिकेशन डिज़ाइन करनी चाहिए। सो आई होप आप क्लियर है आपको ये टॉपिक कि ग्लोबल मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या होता है, उसकी क्या स्टेप्स या प्रोसेस होती है, उसकी क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, कौन सी स्ट्रैटेजीज और डिसीजन हमें उसके अंदर लेने होते हैं। नाउ ये एक छोटा सा टॉपिक है कि व्हाट आर द एथिकल इशू इन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। सो आईएमसी को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, जब हम देखो, जब भी हमें मार्केटिंग करनी होती है तो हमारे पास कौन कौन से टूल होते हैं। हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, पब्लिक रिलेशन कर सकते हैं, सेल्स प्रमोशन कर सकते हैं, पर्सनल सेलिंग कर सकते हैं। तो ये इंडिविजुअल टर्म्स होती हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं फॉर मार्केटिंग। आईएमसी का मतलब क्या है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन बजाय इसके कि एक सिंगल मार्केटिंग मेथड को यूज़ करे, इन सभी को यूज़ करती है अपने प्रोडक्ट के लिए, दैट इज़ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। और अब इसमें एथिकल इशू क्या क्या आते हैं। एथिकल क्या होता है कि क्या हम सही समझते हैं और क्या हम गलत समझते हैं। तो एथिकल इशू क्या होते हैं कि जब भी आप मार्केटिंग कर रहे हो तो उसमें आप क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हो जो सोसाइटी में सोशली सही नहीं मानी जाती। सो एडवर्टाइजमेंट के अंदर एथिकल इशू क्या होते हैं। फर्स्ट इज पफरी। पफरी का मतलब क्या है, ओवर क्लेम करना, कुछ ऐसा दिखाना जो एक्चुअल में रियलिटी में आपका प्रोडक्ट नहीं कर सकता। मतलब उसके बेनिफिट हैं बट जितना बढ़ा चढ़ा कर हाइप बनाकर आप बोल रहे हो वैसा नहीं है, तो वो भी तो एक एथिकल इशू है, क्योंकि वो सही नहीं है। आप एक तरीके से लोगों के इमोशंस के साथ प्ले कर रहे हो। देन स्टीरियोटाइपिंग भी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू क्रिएट हो जाती है, कि वो ऐड में दिखाते हैं अगर आप चाहते हो कि आप ऐसे दिखो कि आपका स्टेटस हाई है तो आपके पास ये पर्टिकुलर चीज़ तो होनी ही चाहिए। यानी कि एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके एक ग्रुप क्रिएट कर देना कि अगर आप चाहते हो कि आप हाई स्टेटस ग्रुप में आओ तो ये चीज़ें होनी चाहिए, उस ग्रुप की पहचान ही ये है। तो स्टीरियोटाइपिंग क्रिएट करना इज़ ऑल्सो अनएथिकल। देन प्रमोशन ऑफ अनहेल्दी प्रोडक्ट, कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अनहेल्दी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छे नहीं है, सो दैट इज़ ऑल्सो अनएथिकल। एंड फॉल्स क्लेम करना, झूठ बोलना एडवर्टाइजमेंट के अंदर, मिसलीडिंग ऐड करना, दीज ऑल आर दी एथिकल इशू। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रिटर्न में, ये एक्चुअल में होता है, ये फेस किया गया है, बहुत सी कंपनीज अनएथिकली बिहेव करती हैं। नाउ एथिकल इशू इन पब्लिक रिलेशन, कि जब आप पब्लिक रिलेशन करते हो उसके अंदर भी एथिकल इश्यूज होते हैं। क्योंकि कई बार देखो पब्लिक रिलेशन में क्या होता है कि आप कोई ऐसा इवेंट कर रहे हो आपको, या फिर आप ये दिखाते हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने इतना ज़्यादा अर्न कर लिया, इतना ज़्यादा ग्रो किया, आप अपने अकाउंट्स को रिलीज़ करते हो, तो कई बार वो झूठे होते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है, जो बैलेंस शीट उन्होंने निकाली है वो फॉल्स है, सिर्फ अपनी एक हाइप क्रिएट करने के लिए, अपने आप को गुड पोजिशन में दिखाने के लिए वो पुअर पब्लिक रिलेशन कर रहे हैं। सो वो भी
भी क्या है, एक एथिकल इशू है कि जब भी आप पब्लिक रिलेशन में पुअर चीज़ों का यूज़ करते हो या फिर जो भी चीज़ें अनरियल हैं उनका यूज़ करते हो, सो दैट इज़ ऑल्सो अनएथिकल। देन सेल्स प्रमोशन के अंदर, सेल्स प्रमोशन क्या होता है, डिस्काउंट देना, कूपन देना, इंसेंटिव्स देना। तो इसके अंदर अनएथिकल क्या होगा कि आप बोल रहे हो फिर भी आप दे नहीं रहे, आपने अपनी एडवर्टाइजमेंट में दिखा रहा है कि एक के साथ एक फ्री मिलेगा, बट एक्चुअल में आप प्रोवाइड नहीं कर रहे, आप झूठी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये सब भी क्या है, अनएथिकल है। देन अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हो तो उसके अंदर भी एथिकल इश्यूज होते हैं, क्योंकि प्राइवेसी को आप हार्म करते हो। अगर आप अपने कस्टमर की कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी को हार्म कर रहे हो, फेक रिव्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हो, सो दैट आर अनएथिकल। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एथिकल इशू हैं। और एक एथिकल इशू क्या है, पैकेजिंग और ब्रांडिंग के अंदर क्या एथिकल इश्यूज हो सकते हैं कि आपने जो लेबल पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो क्या है, गलत इंफॉर्मेशन है। जो इंग्रेडिएंट्स आपने मेंशन किए हैं एक्चुअल में वो इंग्रेडिएंट्स हैं ही नहीं, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, अनएथिकल बिहेव कर रहे हो। पैकेजिंग ग्राफिक, पैकेजिंग ग्राफिक का मतलब क्या है, कई बार पैकेज में आपको वो प्रोडक्ट इतना बड़ा दिखाई देता है और जैसे ही आप खोलते हो तो वो छोटा सा होता है, तो इसका मतलब क्या है, जो ग्राफिक, जो पिक्चर लगा रखी है वो एक्चुअल में रियलिटी वाले जो प्रोडक्ट है उससे मैच नहीं कर रही, दैट इज ऑल्सो अनएथिकल। देन अनसेफ पैकेजिंग, जो आप पैकेजिंग यूज कर रहे हो वो सेफ नहीं है, ना तो कस्टमर के लिए ना ही एनवायरमेंट के लिए, सो वो भी अनएथिकल होगा। ब्रांड नेमिंग, कि अपने ब्रांड को इस तरीके से नेम करना कि वो कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है विच इज़ नॉट ट्रुथ। फॉर एग्जाम्पल कि आप इंडिया का नेम या इंडिया के किसी प्लेस का नेम ब्रांड में यूज़ कर रहे हो और एक्चुअल में वो ब्रांड इंडिया का है ही नहीं, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हो ना, क्योंकि कोई पढ़ेगा तो उसे तो यही लगेगा कि इंडिया का ब्रांड होगा। तो अपने ब्रांड की नेमिंग अगर आप गलत तरीके से करते हो दैट इज़ ऑल्सो अनएथिकल। एंड पायरेसी, पायरेसी का मतलब क्या है, जो पॉपुलर कंपनीज हैं वैसी ही कंपनी खुद बना लेना। जैसे कोका कोला का कंपटीटर बस वैसा ही नाम हो लेकिन स्पेलिंग में चेंज कर देना, एडिडास के आ जाते हैं कि एडिडास बस स्पेलिंग चेंज कर लेते हैं, गुच्ची के हो जाते हैं, या फिर हमारी छोटी छोटी जो इवन कैंडीज आती है ना उनकी भी क्या हो जाती हैं, पायरेसी कंपनी आ जाती हैं। सो ये सारी चीज़ें अनएथिकल मानी जाती हैं। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।